वर्ली चित्रकला। ये चित्रकारी वर्ली समुदाय द्वारा की जाती है, जो उत्तरी महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री पर्वत के आसपास निवास करते हैं। विवाहित महिलाएं विशेष अवसरों पर चौक नामक अपनी सबसे महत्वपूर्ण चित्रकला बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। यह चित्रकला विवाह, प्रजनन, फसल और बुआई कटाई के रीति रिवाजों से संबंधित है। चौक देवी माँ पालघाट की आकृति पर आधारित होती हैं, जिसे मुख्य रूप से प्रजनन की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो मकई की देवी कंसारी का प्रतिनिधित्व करती हैं। कंसारी देवी को एक छोटे से चौकोर फ्रेम में लगाया जाता है, जिसके बाहरी किनारों को नुकीले कड़ी सेवरान से सजाया जाता है, जो हरियाली देवता अर्थात पौधों के देवता का प्रतीक है। कंसारी देवी के प्रहरी और संरक्षक की कल्पना एक बिना सिर वाले योद्धा के रूप में की जाती है, जो घोड़े पर सवार होते हैं या उनकी बगल में खड़े होते हैं और उनकी गर्दन में मकई के पांच पौधे उगते हुए चित्रण किया जाता है। इसलिए उन्हें पंचसिर्या देवता, 5 सिर वाला देवता कहा जाता है। यह क्षेत्रपाल या खेतों के संरक्षक का प्रतीक भी माना जाता है। पालघाट के चित्रों का केंद्रीय विषय रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों से घिरा हुआ है, जिसमें शिकार, मछली पकड़ना, कृषि, नृत्य, पौराणिक कहानियों के किरदार, जहां बाघ स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। बसों के दृश्य मुंबई के व्यस्त शहरी जीवन को दर्शाया गया है, जैसा कि वर्ली के लोग अपने आसपास देखते हैं। इन चित्रों को पारंपरिक रूप में चावल के आटे से अपने घरों की मिट्टी के रंग की दीवारों पर चित्रित किया जाता है। बीमारियों को दूर करने, मृतकों को संतुष्ट करने और पूर्वजों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इनका चित्रण किया जाता है। एक बांस की छड़ी के सिरे को चबाकर तूलिका पेंट ब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है। गोंड चित्रकला मंडला के गोंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पशु मनुष्य वनस्पतियों के रंगीन चित्रों का चित्रण किया जाता है। ये झोपड़ियों की दीवारों पर बनाए गए ज्यामितीय चित्र हैं, जिसमें कृष्ण को गायों या गोपियों से घिरा हुआ चित्रित किया जाता है। इसमें गोपियों के सिरे पर घड़ा होता है, जिसे बालक और बालिका कृष्ण को भेंट कर रहे होते हैं। पिथौरा चित्रकला गुजरात के पंचमहल क्षेत्र में राठवा भीलों द्वारा तथा मध्य प्रदेश के झाबुआ में चित्रित इन चित्रों को घरों की दीवारों पर विशेष अवसर या धन्यवाद उत्सवों पर चित्रित किया जाता है। ये बड़े भित्ति चित्र हैं, जिनमें पंक्तियों के कई भव्य रंगीन देवताओं को घोड़े पर सवार दिखाया जाता है। घोड़े पर सवार देवताओं की पंक्तियां राठवाओं के ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे ऊपर घुड़सवार देवताओं का खंड आकाशीय पिंडों और पौराणिक प्राणियों की दुनिया को दर्शाया है। क्या आप जानते हैं पटुआ, जिसे चित्रकार भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, वीरभूम और बांकुरा क्षेत्रों, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में बसे समुदायों से संबंधित है। एक अलंकृत लहरदार रेखा इस खंड को निचले खंड से अलग करती है, जहाँ पिथौरा के विवाह की बारात, जिसमें गौण देवता, राजा, भव्य देवी, आदर्श किसान, घरेलू पशु आदि को पृथ्वी पर दर्शाया जाता है। पट्टचित्र यह आमतौर पर कपड़े, ताड़ के पत्ते या कागज पर की जाने वाली चित्रकला है। पट्टचित्र या स्क्रॉल पेंटिंग देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित कला का एक प्रमुख उदाहरण है, जो मुख्य रूप से पश्चिम में गुजरात, राजस्थान तथा पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में की जाती है। इसे पटपचेड़ी फड़ आदि के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के पट में
पट में कपड़े पर चित्रकारी होती है, जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कहानी सुनाने की परंपरा है। कहानी सुनाना सबसे अधिक ग्रहणशील मौखिक परंपरा है, जो लगातार नए विषयों के और दुनिया के प्रमुख घटनाओं का प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करती हैं। लंबवत चित्र पटुआ कलाकार पटचित्र कला के प्रयोग किया जाता है। पटों को संभालना उनका वंशानुगत व्यवसाय है। वे गांवों में घूमते हैं, चित्रों को प्रदर्शित करते हैं और चित्रित किए गए आख्यानों को गाते हैं। प्रदर्शन गांव के साझा स्थानों पर होते हैं। पटुआ हर 3 से 4 कहानियाँ सुनाता है। प्रदर्शन के बाद पटुआ को नकद या वस्तु के रूप में भिक्षा का उपहार दिया जाता है। पूरी पट या चित्रकला है, इसे उड़ीसा के मंदिरों के शहर पुरी में पहचान मिली। इसमें शुरुआत में मुख्यतः पट पर चित्रण किया जाता है, लेकिन अब कागज पर भी चित्रित किया जाता है। पूरी पट के विषय जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के दैनिक और विशेष अवसरों की वेशभूषा, पोशाक, रंगचित्र, अंसारी पट्टी, गर्भ की देवी देवताओं का प्रतीकात्मक चित्रण, जिसे सफाई और स्नान यात्रा के समय नई रंगाई के लिए हटाया जाता है, या यात्री पट्टी, तीर्थयात्रियों के लिए यादगार के रूप में उन्हें घर के व्यक्तिगत मंदिरों में रखने के लिए। जगन्नाथ की पौराणिक कथाओं से संबंधित प्रसंग जैसे कांची कावेरी पट, सिया कावड़िया पट, मंदिर के हवाई और पार्श्व दृश्यों के संयोजन के साथ देवी देवताओं और मंदिरों के आसपास त्योहारों का चित्रण किया जाता है। पवित्र पट चित्रकला ये चित्रकारी सूती कपड़े की छोटी छोटी पट्टियों पर की जाती है, जिसे मुलायम सफ़ेद पत्थर के पाउडर और इमली के बीजों से बने गोंद से लेपित करके तैयार किया जाता है। सबसे पहले किनारों को बनाने की प्रथा, फिर ब्रश के सीधे आकृति की संरचना की जाती है और सपाट रंग भरे जाते हैं। सामान्यतः सफ़ेद, काला, पीला, लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा समुदाय के लिए पशुधन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वे उन देवताओं की पूजा करते हैं जो पशु नायक हैं, जो वीर हैं। उन्होंने समुदायों के मवेशियों को लुटेरों से बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। चित्रण पूरा होने के बाद पट चित्रकला में चित्रण होने के बाद चित्र को कोयले की आग के ऊपर रखा जाता है और सतह पर लोहे को लगाया जाता है, जिससे चित्र जलरोधी बनाया जा सके और इसमें चमक लाई जा सके। ये रंग जैविक और स्थानीय रूप से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए काला रंग दीपकालिक से, पीला और लाल रंग क्रमशः हरी ताली और हिंगल पत्थर से, तथा सफ़ेद रंग शंख के चूर्ण से प्राप्त किया जाता है। ताड़ की पांडुलिपियों को एक विशेष प्रकार के ताड़, जिसे खरतार के नाम से जाना जाता है, पर चित्रित किया जाता है। इन पर चित्रकारी ब्रश से नहीं की जाती है, बल्कि लोहे की कलम से आकृतियों को घेरा जाता है, फिर स्याही से भरा जाता है। कभी कभी इसमें रंगों को भी भरा जाता है। फड़ लंबे क्षैतिज कपड़े के पटचित्र होते हैं, जिसे राजस्थान के भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालक समुदायों के लोक देवता का चित्रण करते हैं। इन लोक देवताओं को भोमिया कहा जाता है। इन नायकों को उनकी शहादत के कार्यों के लिए सम्मानित, पूजा, याद किया जाता है। फड़ को भोमिया देवताओं की वीरता कहानियों को दर्शाते हुए भोपा अर्थात भ्रमणशील पाठ पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तथा इन्हें प्रदर्शित करते हुए रात भर चलने वाले प्रथा प्रदर्शनों में इन वीर देवताओं से संबंधित कहानियाँ सुनाते तथा भक्ति गीत गाते हैं। इन चित्रों के बारे में बात की जा रही है, उन्हें रोशन करने के लिए फड़ के सामने एक दीपक से प्रकाश किया जाता है। भोपा और इसके साथ ही रावण हत्या और वीणा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति करते हैं और गायन की ख्याल शैली का गान करते हैं। समुदाय फड़ वंचन के माध्यम से नायक को शहीद के रूप में याद करता है, उसके
और उसके आख्यान को जीवित रखता है। हालांकि फड़ भोपों द्वारा चित्रित नहीं किया जाते हैं, उन्हें पारंपरिक रूप से जोशी नामक जाति पर चित्रित किया जाता रहा है, जो राजस्थान के राजाओं के बराबर के दरबार में चित्रित होते हैं। राज दरबार इन चित्रकारों को लघु चित्रों के निर्माण के लिए संरक्षक प्रदान करते थे। इसलिए कुशल व्यवसायी संघ भाट संगीतकार और दरबारी कलाकार फड़ को अन्य सामान्य सांस्कृतिक परंपराओं की तुलना में उच्च स्थान प्रदान करते हैं। मूर्तिकला परंपरा मिट्टी, टेराकोटा, धातु और पत्थर से मूर्तियां बनाने की लोकप्रिय परंपराओं से संबंधित है। देश भर में ऐसी अनेक लोक कला परंपराएं हैं, जिनमें से कुछ पर यहाँ चर्चा की गई है, जिसमें टोकरा कास्टिंग है। टोकरा या धातु की मूर्तियाँ जो मोम या सेरे पर्दू तकनीकी से बनाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उड़ीसा, आंध्र और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के सबसे प्रमुख धातु शिल्पों में से एक है। टेकरा ढलाई एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें पिघला हुआ मोम विधि के माध्यम से कांस की ढलाई की जाती है। नदी के किनारे की काली मिट्टी को चावल की भूसी के साथ मिलाकर काली भूसी के साथ पानी में गूंथ लिया जाता है, जिससे मुख्य आकृति या सांचा बनाया जाता है। सूखने के बाद इस पर गोबर से मिट्टी मिलाकर इसकी दूसरी परत से ढक दिया जाता है। साल के पेड़ से एकत्रित राल को तब तक मिट्टी के बर्तन में गर्म किया जाता है जब तक कि वह तरल ना हो जाए। फिर इसे सरसों का तेल मिलाया जाता है। उबलते तरल को जमने दिया जाता है। फिर यह नरम और मुलायम बना रहता है। फिर इसे छोटे टुकड़ों में अलग कर दिया जाता है। कोयले की धीमी आंच पर उन्हें थोड़ा गर्म किया जाता है। फिर बारीक धागे या कुंठल में फैलाया जाता है। ऐसे धागों को आपस में जोड़कर पट्टिकाएं बनाई जाती हैं। फिर सूखी मिट्टी के आकार के ऊपर इन रोल की कुंडल को मढ़ा या जोड़ा जाता है और सभी आंगिक विवरण जैसे आँखें, नाक आदि को आकृति के साथ बनाया जाता है। इसके बाद मिट्टी के सांचे को कई परतों से ढक दिया जाता है। सबसे पहले बारीक मिट्टी से, फिर मिट्टी और गाय के गोबर के मिश्रण से तथा अंत में चावल की भूसी के साथ चींटियों के टीले से प्राप्त मिट्टी से। तत्पश्चात पिघली हुई धातु को उस स्थान पर डाला जाता है जहाँ पहले रोल था, जो अब तक वाष्पित हो चुका होता है। सांचे को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और धातु की मूर्तियों को प्राप्त करने के लिए मिट्टी की परत को हथौड़े से तोड़ दिया जाता है। टेराकोटा मृण मूर्ति आमतौर पर कुम्हारों द्वारा बनाया गया टेराकोटा या मूर्ति इच्छाओं की पूर्ति पर स्थानीय देवताओं को चढ़ाए जाते हैं या अनुष्ठानों और त्योहारों के दौरान उपयोग किए जाते हैं। इन्हें नदी के किनारे या तालाबों पर पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी से बनाया जाता है। टेराकोटा को स्थायित्व के लिए पकाया जाता है। भारत के प्रत्येक स्थान पर यथा पूर्वोत्तर में मणिपुर या असम, पश्चिम भारत में कच्छ, दक्षिण में तमिलनाडु, गंगा के मैदान और मध्य भारत आदि में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा बनाई गई टेराकोटा की विविधता देखने को मिलती है। इन्हें हाथों से ढाला जाता है, कुम्हार के चाक पर बनाया जाता है। तत्पश्चात रंगा और सजाया जाता है। इनके रूपों की ओर उद्देश्य प्राय समान होते हैं। ये प्राय देवी व देवताओं की आकृतियाँ होती हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो भारत में लोक चित्रकला एक जीवंत विविध कलात्मक परंपरा है, जो देश की
सांस्कृतिक विरासत और इनके लोगों की रचनात्मकता को दर्शाती है। स्थानीय रीति रिवाजों, पौराणिक आख्यानों और परंपराओं पर आधारित ये चित्र भारत की विविध संस्कृतियों और तथा कहानियों की झलक प्रस्तुत करते हैं। बिहार की जटिल मधुबनी पेंटिंग से लेकर महाराष्ट्र की रंगीन वर्ली कला तक इन लोक चित्रकलाओं ने न केवल सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित किया, बल्कि ये समकालीन समय की अनुकूल विकसित भी हुई। महत्वपूर्ण शब्दावली मिथिला चित्रकला, इसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। यह चित्र हैं। इन चित्रकला की विशेषता चमकदार रंग, कोई रिक्त स्थान नहीं, पूरी जगह को पक्षी, फूलों, पशु, मछलियों, सर्प जैसी प्राकृतिक तत्वों से सजाया। यह मिथिला बिहार के क्षेत्र की एक प्रसिद्ध कला है। वर्ली चित्रकला, यह चित्रकला वर्ली समुदाय द्वारा की जाती है, जो उत्तरी महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला के आसपास रहते हैं। गोंड चित्रकला, यह चित्रकारी मध्य प्रदेश के गोंड समुदाय द्वारा की जाती है। गोंड समुदाय की एक समृद्ध परंपरा जो मध्य भारत पर शासन करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। पिथौरा चित्रकला राजस्थान के पंचमहल क्षेत्र, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के झाबुआ के राठवा भीलों द्वारा चित्रित यह चित्रकला विशेष अवसरों या इच्छाओं की पूर्ति आदि होने पर घरों की दीवारों पर बनाए जाते हैं। पटचित्र कपड़े, ताड़ के पत्तों या कागज पर बनाए जाते हैं। यह चित्रकला पश्चिम में गुजरात, राजस्थान तथा पूरब में उड़ीसा, पूरी पट और पश्चिम बंगाल पट के क्षेत्रों में प्रचलित है। फड़ चित्रकला, फड़ लंबे क्षैतिज कपड़े के बने चित्र हैं, जो राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र के आसपास रहने वाले पशुपालक समुदायों के लोक देवताओं, पशु नायकों के सम्मान में चित्रित किए जाते हैं। ढोकरा कास्टिंग, ये धातु की मूर्तियां होती हैं जो पिघले हुए मोम या सेरे पर्दू तकनीकी से बनाई जाती हैं। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के क्षेत्रों में प्रचलित हैं। टेराकोटा के ये स्थानीय मिट्टी से बने होते हैं। टेराकोटा इच्छा पूर्ति के प्रतीक होते हैं, जिन्हें स्थानीय देवताओं को चढ़ाया जाता है या अनुष्ठान या त्योहारों के दौरान उपयोग किया जाता है। भित्ति चित्र दीवारों, छत या किसी अन्य बड़ी द्विआयामी सतह पर सीधे बनाई गई आकृति यह कला के सबसे पुराने स्वरूपों में से एक है, जिसका इतिहास प्रागैतिहासिक गुफाओं से जुड़ा हुआ है। पिना लिनोकट यह उभरे मुद्रण की प्रक्रिया है। इसमें लिनोलियम की एक पतली परत का उपयोग किया जाता है। लिनोकट में इसके लकड़ी के ब्लॉक पर भी लगाया जाता है। इसे काटना आसान है क्योंकि यह एक कोमल पदार्थ है। फोलियो कागज या चर्म पत्र का एक अलग पन्ना, जो या तो श्रृंखला के एक भाग के रूप में होता है या किसी खंड का भाग होता है, जिस पर केवल मुख पृष्ठ पर ही संख्या अंकित होती है। आधुनिक भारतीय कला 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा ललित कला के यूरोपीय रूप में देखा गया तथा उन्होंने अनुभव किया कि भारतीयों के पास कलात्मक संवेदना नहीं है। प्रमुख भारतीय शहरों में कला विद्यालय स्थापित किए गए, जो पारंपरिक शिल्प और विक्टोरियन प्रकृति की अकादमिक कला को बढ़ावा देते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर और ई.बी. हैवल द्वारा विकसित बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इस औपनिवेशिक पूर्वाग्रह के खिलाफ राष्ट्रवादी कला का एक प्रमुख उदाहरण बनकर उभरा है। भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय कला भवन वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विद्यालय के भाग के रूप में स्थापित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में भारतीय कलाकार पत्रिकाओं के माध्यम से आधुनिक यूरोपीय कला से प्रभावित हुए, जिसमें अमूर्तता की ओर झुका हुआ यह विश्वास पैदा हुआ कि कला रूपरेखाओं और रंगों के प्रयोग में अपनी दुनिया का सृजन कर सकती है। भारतीय कला में आधुनिकता का परिचय। आधुनिक भारतीय कला विभिन्न
विभिन्न गतिशील बदलावों और प्रभावों के माध्यम से विकसित हुई, जो विशिष्ट कलात्मक परिवर्तनों से चिन्हित है। 1930 के दशक के राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान इसकी शुरुआत हुई, जब कलाकारों ने स्वतंत्रता के लिए कार्यरत राष्ट्र की भावना को व्यक्त करने का प्रयास किया। इस युग के दौरान आकृति मूलक कहानी कहने के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरी, जिसमें भारतीय अनुभव को बयान करने के लिए स्वदेशी परंपराओं और लोक कथाओं का सहारा लिया गया। कला जगत में आकृति मूलक कला और आधुनिक कला की ओर एक परिवर्तन देखा, जहां भारतीय कलाकारों ने पारंपरिक बाधाओं से हटकर विविध शैलियों, कथाओं और माध्यमों की खोज की। इसके अलावा 1990 के दशक में न्यू मीडिया आर्ट का युग शुरू हुआ, क्योंकि प्रौद्योगिकी ने कलात्मक अन्वेषणों के लिए नए रास्ते खोले। वर्तमान में आधुनिक भारतीय कला लगातार विकसित हो रही है, जो देश के सांस्कृतिक परिदृश्य की गतिशीलता और विविधता को दर्शाती है। समय के साथ यह यात्रा बताती है कि किस प्रकार भारतीय कला ने निरंतर अनुकूलन किया तथा राष्ट्र के निरंतर बदलते सांस्कृतिक, सामाजिक, तकनीकी परिदृश्यों को प्रतिबिंबित किया है। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान उद्भव भारत में आधुनिक कला निसंदेह पश्चिम से प्रभावित थी, लेकिन इसे महत्वपूर्ण अंतर भी थे। भारत में इसका प्रारंभ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ, जब गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और जैमिनी राय जैसे कलाकारों को 1930 के दशक की शुरुआत में ही आधुनिक माना जाने लगा। यूरोप के आधुनिक कलाकार अकादमिक यथार्थवाद के विरुद्ध विद्रोह के रूप में उभरी। इनके विपरीत भारतीय आधुनिकता उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ जुड़ी हुई थी। एफ.एन. सूजा और जे. स्वामीनाथन जैसे कलाकारों ने कला संस्थाओं के खिलाफ विद्रोह किया तथा पश्चिम अवांत गार्डे कलाकारों के साथ अपनी पहचान बनाई। भारत में आधुनिक और उपनिवेशवाद आपस में घनिष्ठ रूप में जुड़े हैं, जिनमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और कला के स्वदेशी के विचार को बढ़ावा मिला। आधुनिक भारतीय कलाकारों ने पश्चिम कला का अंधाधुंध अनुकरण करने के बजाय उनमें से तत्वों का सावधानीपूर्वक चयन किया। भारतीय कला में राष्ट्रवाद की जड़ें अवनींद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल में देखी जा सकती है और बाद की कला भवन शांति निकेतन में इसने एक अनूठा रूप ग्रहण किया। उन्होंने जहां नंदलाल बोस जैसे कलाकारों ने पारंपरिक भारतीय कला रूपों से प्रेरणा ली। हालांकि गगनेन्द्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जैमिनी रॉय, अमर्त्य सेन, राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे कलाकारों ने भारतीय कला में एक विशिष्ट आधुनिक दृष्टिकोण का संचार किया। 20वीं सदी के आरंभ में भारत में कला का विकास में गगनेन्द्र नाथ टैगोर उन्होंने घनवादी तत्वों क्यूबिज्म से प्रभावित एक अनूठी शैली विकसित की, जिन्होंने अपने रहस्यवादी विशाल कमरों के निर्माण में ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया, जो प्रसिद्ध कला पाब्लो पिकासो के ज्यामितीय पहलुओं से भिन्न थे। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन में काफ़ी समय पश्चात दृश्य कला की ओर अग्रसर हुए। वे अपनी कविताओं को लिखते हुए अक्सर डूडल, बिना सोचे समझे किया गया रेखांकन डूडल बनाते थे। इस प्रकार उन्होंने सुलेख की एक विशेष शैली विकसित कर ली। उन्हें इसमें से कुछ मानव चेहरे और कुछ भूदृश्य उनकी कविताओं के साथ मनोरम रूप में दिखाई पड़ते थे। उनका पैलेट काले, पीले, गेरू, लाल और भूरे रंग तक ही सीमित था। उन्होंने एक छोटा सा दृश्य सबसे संसार बनाया था जो अजंता भित्ति चित्रों के रूप में मुगल पहाड़ी चित्रों से प्रभावित था। नंदलाल बोस ये राष्ट्रवाद से प्रभावित
उन्होंने कला भवन में कलात्मक अन्वेषण की अनुमति दी। अवनीन्द्रनाथ टैगोर के अधीन उनके प्रशिक्षण ने उनके कला में राष्ट्रवाद को परिचित कराया। विनोद बिहारी मुखर्जी तथा राम किंकर बैज बोस के विद्यार्थियों विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैज ने स्वयं की शैली विकसित की तथा उन्हें चित्रों में अपने आसपास के परिवेश, संथाल जनजाति और मध्यकालीन संतों को शामिल किया, जो सुरुचिपूर्ण बंगाल स्कूल शैली से अलग था। शांति निकेतन में विनोद बिहारी के मध्यकालीन संत नामक भित्ति चित्र में तुलसीदास और कबीर जैसे संतों की मानवीय शिक्षाओं का प्रकाश डाला गया। विनोद बिहारी मुखर्जी रामायण और महाभारत जैसे प्रसिद्ध महाकाव्यों से संबंधित चित्र बनाने के बजाय मध्यकालीन संतों के जीवन की ओर आकर्षित हुए। राम किंकर बैज अपनी कला में प्रकृति और दैनिक जीवन के अनुभवों को स्पष्ट देखा जा सकता है। संथाल परिवार जैसी मूर्तियों में आधुनिक सामग्रियों का प्रयोग करके संथाल परिवार के दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। उनकी शैली डीपी रायचौधरी जैसे पहले के मूर्तिकारों से अलग थी, जिन्होंने श्रम की विजय नामक चित्र को श्रमिक वर्ग के श्रम का चित्रण करने के अकादमिक यथार्थवाद का प्रयोग किया था। जैमिनी रॉय जिन्होंने लोक कला और आधुनिक यूरोपीय कलाकारों से प्रभावित होकर सरल रंगी ग्रामीण विषयों का प्रयोग किया तथा वे अपने चित्रों पर हस्ताक्षर किया करते थे। ग्रामीण कलाकारों की तरह उन्होंने भी वनस्पतियों और खनिजों से अपने रंग बनाए। अमृता शेरगिल, उन्होंने पेरिस में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जहां उन्होंने भारतीय और यूरोपीय कला प्रभावों को मिलाया तथा अपने पीछे एक उल्लेखनीय कृति छोड़ी जिसने भारतीय आधुनिकतावादियों की अगली पीढ़ी को प्रभावित किया। उनकी कला के भारतीय विषयों को यूरोपीय आधुनिकतावाद के साथ मिश्रित किया, जिससे आधुनिक भारतीय कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत को अपना आधार बनाने का निर्णय लेने के बाद उन्होंने भारतीय विषयों और छवियों के साथ कला विकसित करने का निर्णय लिया। भारत में आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक परंपरा। अमृता शेरगिल की मृत्यु के उपरांत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में आए अकाल के बाद कलकत्ता के कलाकारों ने प्रदोष दास गुप्ता के नेतृत्व में कलकत्ता समूह का गठन किया। इन कलाकारों ने निरोध मजूमदार, परितोष सेन, गोपाल घोष और रथिन मोइत्रा शामिल थे। उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की भावुकता से स्वयं को दूर रखते हुए सार्वभौमिकवाद और समकालीन कला की खोज की। समूह के अपने दृश्य अभिव्यक्तियों को सरल बनाया तथा सामग्री, सतह, रूप रंग, घटा और बनावट जैसे तत्वों पर जोर दिया। इसमें से कई कलाकार गरीबी और सामाजिक मुद्दों के कारण समाजवाद और मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। चित्र प्रसाद और सोमनाथ होरे ने गरीबों की दुर्दशा को चित्रित करने के लिए प्रिंट मेकिंग का प्रयोग किया। बंगाल के अकाल पर चित्र प्रसाद के चित्र भूखा बंगाल के रूप में प्रकाशित हुए, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी नाराज हो गए। चित्र प्रसाद की नक्काशी एचिंग लिनोकट मुद्रण, लिथोग्राफ, शिला मुद्रण में गरीबों की विकट परिस्थितियों को दिखाया गया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल के अकाल में सबसे प्रभावित गांवों की यात्रा करी और चित्र बनाने के लिए कहा था। प्रोविंशियल आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे और तथा बहुमुखी भारतीय कला। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद युवा कलाकारों ने राजनीतिक और कलात्मक स्वतंत्रता की मांग की। बम्बई के फ्रांसिस न्यूटन सूजन के नेतृत्व में द
द प्रोग्रेसिव नामक एक समूह का गठन किया गया जिनमें MF हुसैन, KH आरा, SA बाकरी, HA गाड़े, HS राजा जैसे कलाकार शामिल थे। सूजा ने पारंपरिक कला विद्यालय के मानदंडों को चुनौती दी तथा प्रयोगात्मक कार्यों, विशेषकर महिलाओं के अतिरंजित नग्न चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया। MF हुसैन का उद्देश्य आधुनिक कला को भारतीय संदर्भ से संबंधित बनाना था, जिनमें जीवन भारतीय रंगों के साथ पश्चिम आधुनिकतावादी तकनीकों का उपयोग किया गया तथा भारतीय पौराणिक कथाओं, धार्मिक विषयों, लघु चित्रों, प्रमुख शिल्पों और लोकप्रिय जीवन के खिलौनों से प्रेरणा ली गई। भारतीय विषयों के साथ अपनी शैली को मिश्रण करने की उनकी क्षमता ने उन्हें वैश्विक मंच पर भारतीय आधुनिक कला के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया, जिसका उदाहरण आधुनिक कलात्मक संदर्भ में मदर टेरेसा और किसान परिवार के चित्रण है। अमूर्तन एक नई अवधारणा। भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में MF हुसैन मुख्य रूप से एक आधुनिक आकृति मूलक कलाकार बने रहे, जबकि SH राजा अमूर्तन की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने विशेष रूप से बहुदृश्यों पर ध्यान केंद्रित किया, अनेक प्रकार के रंगों का उपयोग किया। रजा के चित्र मंडल यंत्र डिजाइन से प्रेरित थे। उन्होंने भारतीय दर्शन की एकात्मकता के प्रतीक चित्र प्रत्येक बिंदु का प्रयोग किया। गाय तोंडे, के हेब्बार, S चावड़ा, अकबर पद्मसी, तैयब मेहता और कृष्ण खन्ना जैसे कलाकार अमूर्त और आकृति मूलक शैलियों के मध्य ही कार्य करते थे। कई मूर्तिकारों जैसे पिलो पोच खान वाला, कृष्ण रेड्डी जैसे ग्राफिक कलाकारों के लिए अमूर्तन महत्वपूर्ण था, जिन्होंने अपनी रचनाओं में सामग्री के महत्व पर बल दिया। 1960-70 के दशक के दौरान अमूर्तन का आकर्षण चित्रकला, ग्रहण, मूर्ति कला सहित विभिन्न कला रूपों में विस्तृत हुआ। दक्षिण भारत में KCS पडिक्कर ने मूर्ति कला की शुरुआत की तथा तमिल और संस्कृत लिपियों, फर्श की सजावट, ग्रामीण शिल्प से रूपांकनों को शामिल करके इसकी ऐतिहासिक जड़ों को प्रदर्शित किया, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय कला में अमूर्तन का एक लंबा इतिहास रहा है। विशिष्ट भारतीय कला की खोज 1970 के दशक के अंत, भारतीय आधुनिक कला के अंतर्राष्ट्रीयतावाद, पश्चिमी आधुनिक प्रवृत्तियों को अपनाना और स्वदेशी कला के बीच तनाव बढ़ गया। अमरनाथ सहगल और मृणालिनी मुखर्जी जैसे कलाकारों ने अपने चित्रों से अमूर्त और मूर्त तत्वों के बीच संतुलन किया। पश्चिमी कला की नकल करने की चिंताओं ने एक विशिष्ट भारतीय कलात्मक पहचान स्थापित करने की खोज हेतु प्रेरित किया। बीरेन डे, GR संतोष, KCS पडिक्कर ने स्थानीय कलात्मक परंपराओं की खोज की ओर रुख किया तथा नवतांत्रिक कला के रूप में प्रसिद्ध कला का सृजन किया, जिसमें यांत्रिक तत्वों से प्रेरित ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं थी। इस शैली को पश्चिम और भारत में सफलता मिली, क्योंकि इसमें भारतीय प्रभावों को अमूर्तन के साथ जोड़ा गया। संकलनवाद जिसमें कई स्रोतों से कलाकारों ने विचारों को संग्रहित किया, अनेक भारतीय आधुनिकतावादियों की एक उल्लेखनीय विशेषता बन गई, जिसमें रामकुमार, सतीश गुजराल, A रामचंद्रन और मीरा मुखर्जी जैसे कुछ नाम उल्लेखनीय हैं। कलाकारों ने अपने कलात्मक उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए घोषणा पत्र लिखना शुरू किया, जिसमें जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में समूह 1890 ने अपने चित्रों से बनावट और सतह के माध्यम से
सतह के महत्व पर बल दिया। इस आंदोलन ने मद्रास के निकट चोलमंडलम स्कूल से जुड़े लोगों को प्रभावित किया तथा कलाकारों की अपनी पीढ़ियों पर अमिट छाप छोड़ी। नवीन कला आकृति और 1990 के दशक की आधुनिक कला। 1970 के दशक में भारतीय कला में आकृतियों और कहानियों की ओर रुख किया, जिन्हें पहचानना आसान है। संभवतः यह 1970 के भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के निर्माण के बाद सामाजिक समस्याओं पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का एक तरीका था। के.जी. सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खक्कर, जोगेन चौधरी, विकास भट्टाचार्य और गणेश पायल जैसे कलाकारों ने सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया। उन्होंने अपनी कहानियों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पुराने लघु चित्रों, कैलेंडर और लोक कला से प्रेरणा ली। ज्योति भट्ट, लक्ष्मा गौड़ और अनुपम सूद जैसे ग्राफिक चित्रकारों ने अपने कार्यों के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं के बीच संघर्ष और सामाजिक असमानता को दर्शाया। अर्पिता सिंह, नाली मनाली, सुधीर पटवर्धन जैसे कलाकारों ने शहरी निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का ध्यान केंद्रित किया तथा सोपितों की दृष्टि से दुनिया को समझने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं कि चित्रकला और मूर्तिकला की विषय वस्तु मुख्यतः ग्रामीण भारत से ली गई। 1940 और 1950 के दशक में बॉम्बे प्रोग्रेसिव और कलकत्ता समूह के साथ भी यही स्थिति थी। भारतीय कलाकारों के कार्यों में शहर और शहरी जीवन शायद ही कभी दिखाई देता है। शायद यह महसूस किया जाता है कि असली भारत गांवों में बसता है। 1940-50 के दशक के भारतीय कलाकारों ने शायद ही कभी अपने तत्कालिक सांस्कृतिक परिवेशों पर ध्यान केंद्रित किया। 1980 के दशक में बड़ौदा आर्ट ऑफ स्कूल में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया, क्योंकि कलाकारों ने अपने आसपास के परिवेश में रुचि लेना आरंभ किया, सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने तथ्य के साथ कल्पना, आत्मकथा के साथ कल्पना, फैंटेसी को संयोजित करने का एक नया रास्ता निकाला और विभिन्न ऐतिहासिक कला शैलियों से प्रेरणा ली। गुलाम मोहम्मद शेख ने लॉरेंजेटी बंधुओं जैसी इतालवी चित्रकारों की सोच शैली का उपयोग करते हुए बड़ौदा की व्यस्त गलियों को चित्रित किया तथा एक मध्ययुगीन शहर इटली के सियेना के वातावरण को दर्शाया। इस अवधि के कलाकारों ने लोकतंत्र में नागरिक की भूमि में अपनी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप विविध और समाज से जुड़ी कलाकृतियों का निर्माण हुआ। भारतीय कलाकारों की सामाजिक भूमिका। बड़ौदा कला विद्यालय के संस्थापक सदस्य के.जी. सुब्रमण्यम शांति निकेतन से जुड़े थे। उन्होंने कला की सार्वजनिक भूमिका के बारे में अपने शिक्षकों विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैद से सीखा था। वह बड़ी सार्वजनिक इमारतों पर भित्ति चित्र बनाने की ओर आकर्षित थे। उनका उद्देश्य कला को सभी के लिए सुलभ बनाना था। उन्होंने राजस्थानी कला को सैंड कास्टिंग तकनीकी अपनाई और बड़े पैमाने पर भारयुक्त मूर्तियां बनाई। सुब्रमण्यन की कलाकृतियों में एक प्रमुख कलाकृति कला भवन की बाहरी दीवारों पर भित्ति चित्र जो सार्वजनिक स्थानों पर कला की उपस्थिति को दर्शाता है। कला का ऐसा सार्वजनिक दृश्य प्लेस फॉर पीपल नामक 1981 की ऐतिहासिक प्रदर्शनी में देखा जा सकता है, जिसे भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख, विवान सुंदरम, नालिनी मलानी, सुधीर पटवर्धन और जोगेन चौधरी जैसे कलाकार शामिल थे। दिल्ली और मुंबई में प्रदर्शित इन
इन प्रदर्शनियों ने कलाकारों के उद्देश्यों की व्याख्या करने में गीता कपूर जैसे कला समीक्षाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। खक्खर और बड़ौदा की कला चित्रकारों ने ट्रक और ऑटो रिक्शा से लेकर छोटी दुकानों तक रोजमर्रा के जीवन में दिखाई जाने वाली लोकप्रिय कला रूपों का चित्रण किया। मुंबई में युवा चित्रकारों ने कैलेंडर विज्ञापनों और फिल्म होर्डिंग पर लोकप्रिय चित्रों से प्रेरणा ली। जहाँ तक कि कैनवास का हाँ कैनवास पर फोटोग्राफी चित्रों का प्रयोग किया। यह शैली दोहरे अर्थों और प्रयोगात्मक तकनीकी पर निर्भर थी, जो प्रायः छायाचित्र फोटोग्राफ के सटीक प्रतीत होती थी, लेकिन गहरे संदेश देती थी। न्यू मीडिया आर्ट 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में सामाजिक राजनीतिक मुद्दे के साथ वैश्वीकरण के प्रभाव को भी सामने ला दिया। विशेष रूप से बड़े शहरों में यह अधिक दृष्टिगत हुआ। कलाकारों के परिवर्तन के समय के साथ प्रतिक्रिया देने के लिए नए माध्यम खोजे। ईजल पेंटिंग, मूर्तिकला जैसे पारंपरिक माध्यमों की जगह वीडियो और फोटोग्राफी ने ले ली, जिसमें उनके काम का व्यापक प्रसार हुआ। हालांकि उनमें समकालीन कला रूप संस्थान इंस्टॉलेशन बन गया। इसमें एक गहरे अनुभव की प्राप्ति हुई, जिसमें हमारी सभी इंद्रियों को प्रभावित किया। प्रमुख शहरों में नालिनी, मलानी, विवान सुंदरम जैसे संस्थान कलाकारों ने विचारोत्तेजक विषयों पर कार्य किया। फोटोग्राफी को अक्सर चित्रकला के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया। फोटोग्राफी ने फोटो यथार्थवाद के विकास को प्रेरित किया, जिसका उपयोग अतुल डोडिया जैसे कलाकारों द्वारा किया गया। टीवी संतोष और शिबू नटसन जैसे युवा कलाकारों ने सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति पर टिप्पणी करने के लिए इस तकनीकी का प्रयोग किया। फोटोग्राफी और वीडियो के माध्यम से भी हाशिए पर व्याप्त व्यक्तियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को पर्याप्त दर्शाया गया, जिसका समर्थन शिबा चाची, रवि अग्रवाल, अतुल भल्ला जैसे कलाकारों ने किया। भारत में समकालीन कला लगातार बदल रही है। कलाकार और क्यूरेटर तकनीकी के साथ प्रयोग कर रहे हैं तथा दुनिया के बेहतर ढंग से समझने के लिए कला की भूमिका को पुनः परिभाषित कर रहे हैं। बड़े शहरों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की कला दर्शाए हैं, और कलाकार डिजिटल पेंटिंग सहित विभिन्न प्रकार के मीडिया का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया ने स्थानीय कला परिदृश्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे दृश्य कला के विद्यार्थियों के लिए स्थानीय कलाकारों के कार्य को जानना, कला दीर्घाओं में जाना और समाज के उनके योगदान को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभावशाली आधुनिक भारतीय कलाकृतियाँ, चित्रकला तथा मूर्तिकला। मध्यकालीन संतों का जीवन। विनोद बिहारी मुखर्जी ने 1946-47 में भारत की स्वतंत्रता के समय शांति निकेतन में हिंदी भवन में मध्यकालीन संतों का जीवन नामक भित्ति चित्र बनाया। यह भित्ति चित्र फ्रेस्को बूनो तकनीकी का एक अद्भुत उदाहरण है, जो कक्ष की तीनों दीवारों के ऊपरी आधे हिस्से ढकते हुए लगभग 23 मीटर के रूप में के क्षेत्र में बनाया गया। अल्पनेत्र ज्यामिति के बावजूद मुखर्जी ने बिना किसी प्रारंभिक रचनात्मक चित्र के सीधे दीवारों पर चित्र बनाया। भित्ति चित्र में समकालीन संतों के जीवन को दर्शाया गया। यह भारतीय जीवन की सामंजस्यपूर्ण तथा सहिष्णु परंपरा को दर्शाता है, तो जो रामानुज, कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे भक्ति कवियों से प्रेरित है। यह कलाकृतियाँ आधुनिक शैली की हैं, जिसमें प्रत्येक आकृति न्यूनतम रेखाओं से बनी है।
प्रत्येक आकृति को जोड़ने वाली रेखाओं का यह लयबद्ध ताना बाना है जो एक बुने हुए कपड़े जैसा दिखता है। यह शैली अधिकांशतः संतों के चित्रण से जुड़ी होती है। विनोद बिहारी मुखर्जी आधुनिक भारत में उन शुरुआती कलाकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक कला के रूप में भित्ति चित्रों की पहचान को क्षमता को पहचाना। मदर टेरेसा M.F. हुसैन द्वारा बनाया गया मदर टेरेसा संत जैसी छवि का चित्र 1980 के दशक का है। यह एक विशेष शैली में उस कलाकार का द्वारा चित्रित है जिसने आधुनिक भारतीय कला की नई परिभाषा का सृजन किया। चित्र में मदर टेरेसा को कई बार दिखाया गया है। हर बार उन्होंने अपने हाथों में एक शिशु को पकड़ा हुआ है तथा उन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्र में बैठी हुई मदर टेरेसा की गोद में एक युवक क्षैतिज रूप में लेटा है जो माइकल एंजेलो की कृति पिएटा की याद दिलाता है। हुसैन की कला में पारंपरिक यूरोपीय कला के तत्वों जैसे पीटा जो आधुनिक सपाट आकृतियों के साथ जोड़ा गया है जो कागज़ के कटआउट जैसी दिखती है। कलाकार का उद्देश्य मदर टेरेसा के जीवन का यथार्थवादी चित्रण करना नहीं है। इनके स्थान पर विचारोत्तेजक कल्पना प्रस्तुत करता है। दर्शकों की कहानी का सार समझने के लिए कलाकार संकेत छोड़ते हैं। दृश्य में घुटनों के बल बैठी महिला की आकृति जो एक तरह से हमें उस कहानी की ओर संकेत करता है जो भारत में असहाय के उपचार पोषण को प्रकट करती है। हल्दी ग्राइंडर अमृता शेरगिल ने 1940 में हल्दी ग्राइंडर नामक चित्र चित्रित किया है। यह वह समय था जब वे भारत में सुगत ग्रामीण दृश्य से प्रेरित हो रही थी। इस कलाकृति में भारतीय महिलाओं की सूखी हल्दी पीसने की पारंपरिक कार्य में संलग्न दिखाया गया। इसे भारतीय शैली में चित्रित किया गया। शेरगिल ने दृश्य के सार को समझने के लिए चमकदार और नम रंगों का प्रयोग किया। यूरोपीय आधुनिक कला को प्रशिक्षित शेरगिल को उत्तरी भारत की लघु चित्र शैली परंपरा और प्रशंसित पॉल गांग के आधुनिक कलाकार की समान समझ थी। उन्होंने चमकीले रंगों के एक दूसरे के पास लाते हुए बाहरी रेखाओं के बजाय रंग विरोधी संयोजन के व्यक्ति के आकारों को सजाया जो उत्तर भारत में बसोहली चित्र शैली की याद दिलाते हैं। हल्दी पाउडर में महिलाओं और पेड़ों दोनों को सपाट आकृति के रूप में दर्शाया गया है। शेरगिल जानबूझकर परिदृश्य में गहराई पैदा करने से बचती हैं। इसके बजाय एक अर्ध अमूर्त प्रतिरूप को अपनाती हैं तथा भारतीय कलात्मक परंपराओं में गहराई से निहित एक आधुनिक कला के रूप में अपना पहचान प्रदर्शित करती हैं। फेरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली की परी कथाएं के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा 1986 में निर्मित पूर्वपल्ली चित्र एक बहुसर्जनात्मक कलाकार विद्वान शिक्षक और कला इतिहासकार के कार्य को दर्शाता है। सुब्रमण्यम ने भारत और विश्व भर में पाई जाने वाली विभिन्न कला परंपराओं से प्रेरणा ली। कलाकृति का शीर्षक शांति केतन के पूर्वपल्ली स्थित उनके घर को संदर्भित करता है। यह एक ऐसा स्थान है जो विश्व भर में उनकी कल्पनाशील यात्रा के लिए प्रस्थान बिंदु के रूप में कार्य करता है। उनके काल्पनिक भूदृश्यों में एक अजीब दुनिया है जिसमें पक्षी और जंतु मनुष्य से अपने कंधे रगड़ते हैं। असामान्य पेड़ हैं जिन पर पत्तियों के स्थान पर
पंख उगते हैं। सुब्रमण्यम की चित्रकला जैसे चित्रकला शैली रेखा चित्र है जिसमें रंगों की तीव्रता से ब्रश से रेखाएं बनाकर भरा जाता है। धूसर हरे और भूरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। चित्र के शीर्ष पर दर्शाई गई पुरुष और महिला आकृति शहरी लोक कला के तत्वों की याद दिलाता है जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध और औपनिवेशिक कलकत्ता में लोकप्रिय काली घटा चित्रकला की याद दिलाती है। इसके अतिरिक्त एक दूसरे के ऊपर आकृतियों की व्याख्या एक समतल स्थान बनाती है जो आधुनिक कला की विशेषता है। पूर्वपल्ली सुब्रमण्यम की विविध कला परंपराओं ने अनूठे मिश्रण का प्रतीक है जो अपनी कल्पनाशीलता और कलात्मक क्षमता को प्रदर्शित करता है। व्हर्लपूल प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ग्राफिक कलाकार कृष्ण रेड्डी द्वारा 1963 में निर्मित व्हर्लपूल एक उल्लेखनीय प्रिंट ग्राफिक चित्र है जो मुख्य रूप से नीले रंग के छटाओं में एक जटिल संरचना को प्रदर्शित करता है। इस आकृति में ग्राफिक कला की एक नई तकनीकी का उपयोग किया जाता है जिसे विस्कोसिटी प्रिंटिंग कहा जाता है, जिसे रेड्डी ने प्रसिद्ध ग्राफिक कला स्टैनली विलियम हेटर के साथ मिलकर एटेलियर 17 नामक प्रसिद्ध स्टूडियो विकसित किया। विस्कोसिटी पेंटिंग में एक ही धातु की प्रिंटिंग प्लेट पर अलग अलग रंग बनाए जाते हैं तथा प्रत्येक रंग को असली के तेल के रंग के साथ अलग अलग सांद्रता से मिलाया जाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि रंग एक दूसरे में ना मिले। छायाचित्र की विषय वस्तु मुख्यतः जल की तरंग से संबंधित है जो जल और तेल किस प्रकार अंतरक्रिया करते हैं इस समझ पर आधारित है। यह प्रसिद्ध ग्राफिक चित्र अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में संग्रहित है। चिल्ड्रन बच्चे यह ग्राफिक चित्र जिसको कागज पर एक रंगीन एचिंग में सोमनाथ होर 1921 से 2006 ने 1958 में तैयार किया। वर्ष 1943 में बंगाल अकाल के दौरान होर के अनुभव से उनकी कलात्मकता को गहराई से प्रभावित किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने किसानों, बेसहारा व्यक्तियों सहित अकाल पीड़ितों की पीड़ा दुर्दशा को दर्शाते हुए विभिन्न रेखा चित्र और चित्र बनाए। उनकी आकृतियाँ प्रारंभिक कृतियों में इन विषयों पर सटीक और सजीव चित्रण शामिल था जिनमें निरूपणात्मक रूपरेखा और रंग तकनीकी का उपयोग किया गया था। इस विशेष एचिंग में होर से 1943 में अकालग्रस्त बच्चों की त्रासदी को दिखाया गया है। यह एक सहन बुना हुआ संयोजन है जिसमें पांच खड़ी आकृति हैं जो किसी भी पृष्ठ और परिप्रेक्ष्य या प्रासंगिक परिवेश से रहित है। ये आकृतियाँ अपने विचारों कलाकारों में मग्न दिखाई देती हैं। ये आकृतियाँ रेखा प्रधान है जहाँ उनका धड़ कंकाल नुमा है जो मलेरिया से ग्रसित है, जिनकी पसलियों की हड्डियाँ स्पष्ट रूप में देखी जा रही हैं। प्रत्येक आकृति में एक विशाल सिर, छोटा सा चेहरा, पूरे शरीर, पतली दो डंडे जैसी आकृति जो टांगों पर खड़ा दिखाई देता है। वृक्ष स्थल की प्रत्येक पसली गाल की हड्डी पर उभरी हुई स्पष्ट रेखाएं गहरे घावों का आभास कराती हैं। त्वचा के नीचे हड्डी की संरचना कुपोषण के विनाशकारी प्रभाव को दिखाती हैं।
परिस्थितिजन्य सौंदर्य या दृश्यगत आंकड़े के बिना इसे दर्शाने के लिए बहुत ही सरल और संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया गया है। इस आकृति में चित्रित बच्चे समाज के सबसे कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। होर के कुछ उल्लेखनीय कृतियों में पीजेंट्स मीटिंग वाउंडेड एनिमल, द चाइल्ड मदर विद चाइल्ड मैनर्स और द अनक्लेड बेगर फैमिली शामिल है। देवी यह कागज़ पर छाया ज्योति भट्ट ने जन्म 1934 द्वारा 1970 में बनाए गए एचिंग है। ये अपने गुरु के.जी. सुब्रमण्यम से प्रभावित है। भट्ट के कलात्मक यात्रा में चित्रकला मुद्रण फोटोग्राफी का क्षेत्र शामिल था। उन्होंने लोक परंपराओं और लोकप्रिय विधियों के आकार पर एक अनूठी कलात्मक भाषा विकसित की। उनकी कलाकृतियों में विविध दृश्य तत्वों को एक समग्र कथानक में कुशलतापूर्वक मिश्रित किया गया है। उनके कार्यों में पारंपरिक स्थानीय कलाकारों आधुनिकता के बीच के कोमल संबंध में देखा जा सकता है। इनमें अतीत के पारंपरिक रूपाकार को समकालीन गत्यात्मकता में रूपांकित किया गया है। इस विशेष प्रिंट में भट्ट ने देवी की चित्रात्मक छवि की एक महिला के सामने चेहरे लोक रूपांकन और प्रतिरूप के एक चित्रण के साथ पुनः परिकल्पना और पुनः प्रदर्शित किया गया। देवी के चित्रों का केंद्रीय स्थान उसे संरचना के एक प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान करना है। चित्र के चारों ओर शब्दों और रूपांकनों की द्विआयामी संरचना तांत्रिक दर्शन का सार है तथा बकाया और आत्म उत्पत्ति की जीवन का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है। यह दर्शन यथार्थ को शक्ति से सन्निहित गतिशील स्थिर सिद्धांतों के परस्पर अंतर संबंधित प्रभाव के रूप में देखता है। ज्योति भट्ट ने अन्य उल्लेखनीय कलाकृतियों भी बनाई हैं, जैसे कल्पवृक्ष, सेल्फ पोर्ट्रेट, फॉरगॉटन मोन्यूमेंट, सीता का तोता, स्टिल लाइफ विद द लैम्प, स्कैटर्स इमेज अंडर द वार्म स्काई, तीर्थकर आदि। ऑफ वॉल्स वर्ष 1982 में बनाए गए एचिंग है, जो अनुपम सूद के कलात्मक प्रयास का परिणाम है। सूद का ग्राफिक चित्र जिंक प्लेट के कागज पर छाया गया, जो ग्राफिक कला के प्रतीक उनके समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने 1970 के दशक में शुरुआती यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में पढ़ाई के दौरान ग्राफिक चित्र का अध्ययन किया है। लौटने के दौरान उन्होंने भारत के दैनिक जीवन की यथार्थवाद चित्रण के लिए प्रेरित किया। सूद ने भारतीय जीवन को हाशिए पर व्याप्त समुदायों को प्रभावित करने के लिए गहन सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उनका कलात्मक संदर्भ में इस मुद्दे की खोज और समझने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। विशेष कृति में उन्होंने एक अनूठी तकनीकी का प्रयोग किया, जिसमें एक स्त्री की रिक्त मुखाकृति के रूप में एक नारी का आकर्षण चित्र सर्जित किया गया। चित्रण में चेहरे की अनुपस्थिति आकृति को एक चिंतनशील और गंभीर अभिव्यक्ति प्रदान करती है। चित्र में एक नारी को
विदीर्ण दीवार के साथ फुटपाथ पर बैठी हुई दिखाया गया है। अग्रभूमि में जमीन पर सोते हुए गरीब व्यक्ति का अधोभाग दर्शाया गया है। कपड़े पर पहने महिला और सोते हुए आदमी के बीच एक विरोधाभास ग्राफिक चित्र में विषाद के भाव को अभिव्यक्त करता है। रूरल इंडिया मेन वुमेन रूरल इंडिया रूरल साउथ इंडियन मेन वुमेन ग्रामीण दक्षिण भारतीय पुरुष महिला। यह कागज़ का लक्ष्मण गौड़ द्वारा 2017 में बनाई गई एचिंग है। अपनी कुशल ड्राफ्टमैनशिप और ग्राफिक चित्रकला कौशल के लिए प्रसिद्ध लक्ष्मण गौड़ ने बड़ौदा में एमएस विश्वविद्यालय में भित्ति चित्र और ग्राफिक चित्र की शिक्षा प्राप्त की। वे अपने गुरु केजी सुब्रमण्यम से बहुत प्रभावित थे, जो शास्त्रीय, लोकप्रिय और लोकतांत्रिक संस्कृतियों के सहित दृश्य परंपराओं से ली गई कलात्मक पद्धतियों तथा आकृति तत्वों के अपने अभिनव अन्वेषणों के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण गौड़ प्रमुख और लघु कला रूपों के बीच कठोर सीमाओं को मिटाना चाहते हैं। उन्हें एक भाषाई सार के साथ जोड़ते हैं। इस दृष्टि में उन्हें ग्लास पेंटिंग, टेराकोटा, कांस्य मूर्ति कला सहित विभिन्न कलात्मक माध्यमों पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाया। इस विशेष एचिंग में गौड़ में मानव कृतियों को पृष्ठभूमि में पेड़ों के साथ चित्रित किया गया, जो प्रकृति में गहराई से डूबे अपने बचपन की यादों से प्रेरणा लेते हैं। कलाकृतियों में विस्तृत रूपरेखा किसानों का यथार्थवादी चित्रण, शैलीगत सौम्य शामिल है, जिसमें चित्रित आकृति कठपुतली की भांति प्रतीत होती है। ग्राफिक चित्र रेखांकन पर आधारित रंगीन छवि है, जो कलात्मक दृष्टि से यथार्थवादी किंतु सामान्य और सौम्य अव्यक्तिवादी विरूपण है। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में वुमन मैन, लैंडस्केप ऑफ टर्की, अनटाइटल्ड और सियान चाइना जैसी कलाकृतियाँ शामिल हैं। ट्रायम्फ ऑफ लेबर, श्रम की विजय, कांस्य में बनी यह शिलाकाय मूर्ति देवी प्रसाद राय चौधरी 1899 से 1975 द्वारा निर्मित है। इसका अनावरण वर्ष 1959 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर चेन्नई की मरीन बीच पर किया गया है। इस मूर्ति में 4 व्यक्तियों की एक विशाल चट्टान को सरकाने का प्रयास करते दिखाया गया है, जो राष्ट्र के विकास में मानव श्रम के सर्वोपरि भूमिका का प्रतीक है। इस शिल्प में अजेय पुरुषों की प्रकृति की चुनौतियों से अधिक दृढ़ संकल्प और अदम्य शक्ति के साथ जुड़ते हुए दर्शाया गया है। यह श्रम की प्रकृति के विरुद्ध वह छवि है जो 19वीं शताब्दी का एक लोकप्रिय स्वच्छंद विषय रहा है। देवी प्रसाद का श्रमिकों की मजबूत मांसपेशियों और शारीरिक संरचना के प्रति विशेष आकर्षण था। इसलिए वह अपने अस्थियों, मांसपेशियों, नसों और
मांसलता को जटिल रूप में चित्रित करते हैं। उन्होंने एक स्थिर चट्टान को हटाने के लिए आवश्यक शारीरिक परिश्रम का कुशलतापूर्वक चित्रण किया। मूर्तिकला में मानव आकृति की व्यवस्था दर्शाने में जिज्ञासा पैदा की तथा उन्हें चारों तरफ से घूमकर अपने इसे बेचने के लिए आकर्षित करती है। इस शिल्प में श्रमिक आकृतियों का समूह एक विशाल मंच पर स्थापित है। यह ठीक उस परंपरा के विपरीत है जिसमें राजाओं या ब्रिटिश गणमान्य व्यक्ति को प्रतिमाएं लगाई जाती थी। यह राष्ट्र की प्रगति में साझा प्रयास के महत्व पर प्रकाश डालता है। संथाल परिवार राम किंगर बैज ने वर्ष 1937 में इस विशालकाय मूर्ति शिल्प को निर्मित किया था। इसे धातु के आर्मेचर और कंक्रीट मिश्रित सीमेंट से बनाया गया। शांति निकेतन में स्थित भारत में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कला विद्यालय कला भवन में प्रांगण में रखा गया। मूर्ति में इन संथाल पुरुष अपने बच्चों को एक डंडे से जोड़े हुए दोहरी टोकरी से ले जा रहा है और इसके साथ अपनी पत्नी के जलते हुए प्रदर्शित किया गया। उनकी दूसरी तरफ एक कुत्ते को दिखाया गया है। यह शिल्प संभवतः प्रवासी परिवार के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन यात्रा को दिखाया गया है, जो अपनी समस्त संपत्ति को ले जा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले कलाकार के लिए ऐसे दृश्य रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने इस दृश्य उस साधारण दृश्य को एक स्मरणीय स्तर प्रदान करने का निर्णय लिया। इस मूर्ति का उल्लेखनीय पहलू यह है कि इसे चारों तरफ से उकेर कर बनाया गया जिसमें प्रदर्शन जिससे दर्शक इसे सभी दिशाओं में देखे जा सकते हैं। यह एक कम ऊंचे अधिष्ठान पर रखा गया जो दर्शकों को उनकी ओर खींचता है। यह शिल्प ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इसे भारत की अपनी सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति माना जाता है। इस अतिरिक्त उल्लेखनीय विविधता इसकी सुलभता है क्योंकि यह कला भवन के बाहर स्थित है, जिसमें इसे देखने के लिए संग्रहालय जाने की आवश्यकता नहीं है। राम किंगर बैज ने इस शिल्प के लिए संगमरमर लकड़ी पत्थर जैसी पारंपरिक माध्यमों का प्रयोग करते हुए सीमेंट को वरीयता दी है, जो आधुनिकीकरण का प्रतीक है। काइज अनहर्ड अनसुनी चीखें वर्ष 1958 में अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित इस काष्ठ मूर्ति में मुख्यतः अमूर्तन का प्रयोग किया गया है। इस कलाकृति में 3 आकृतियों को सपाट लयबद्ध समतल में व्यवस्थित छड़ी के आकार में चित्रित किया गया है। अमूर्त शैली के बावजूद दर्शक आसानी से उन्हें पत्नी पति बच्चे वाले परिवार के रूप में समझ सकते हैं। इन आकृतियों को बाहें फैलाए हुए दिखाया गया है, जो मदद के लिए चीखती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है। मूर्ति कला के माध्यम से हाथ के संकेत अभिव्यक्त करते हैं कि उनकी व्यवस्था को एक स्थायी आकार में बदल दिया गया है। इस मूर्ति में सामाजिक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है, जहां
कलाकार उन लाखों निसहाय परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्हें जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, जिसकी चीखें कानों में पड़ती हैं। यह उल्लेखनीय है कि समाजवादी कवि मुल्कराज आनंद ने इस कलाकृति का एक मार्मिक टिप्पणी लिखी थी। यह कलाकृति उस अब नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह में संग्रहित है। गणेश ऑक्सीकृत तांबे की बनी मूर्ति का निर्माण वर्ष 1970 की पीवी जानकी राम के ने किया था। यह वर्तमान में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय आधुनिक कला गैलरी में संग्रहित है। जानकी राम ने स्वतंत्र आकृति के रूप में इस चित्रात्मक मूर्ति को बनाने के लिए तांबे की चादरों का प्रयोग किया। उन्होंने इस आकृति की सतह को जटिल रैखिक तत्वों में अलंकृत किया। ये रेखाएं दोहरे उद्देश्य की कार दर्शाती हैं, जो चेहरे की विशेषता और सजावटी रूपांकनों दोनों के रूप में काम करती हैं और दर्शकों को चिंतन मनन करने के लिए आमंत्रित करती हैं। जानकी राम ने दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर मूर्तियों से प्रेरणा ली। गणेश की आकृति के प्रमुख मुद्रा में तैयार किया गया, जो गुफा मंदिर शिल्प का एक महत्वपूर्ण देशक चित्रण है। इस मूर्ति में गणेश को वीणा बजाते हुए दिखाया गया जो संगीत वाद्य यंत्र है। सामग्री का तकनीकी सम्मिश्रण होने के बाद भी मूर्ति कला का विवरण जानकी राम के शिल्प कौशल को दर्शाता है। उन्हें अपना इसके अलावा जानकी राम ने स्वदेशी शिल्प कौशल में पाए जाने वाले खुलेपन की अवधारणा का प्रयोग किया। गणेश पारंपरिक कल्पना की उनकी गहरी समझ का प्रतीक है। उन्होंने जटिल रैखिक विवरण की व्याख्या व्यापक रूप में बदल दिया। त्रिआयामी गुणों पर जोर देने के बजाय उन्होंने मूर्ति शिल्प के रूपरेखा रैखिक आकार को तैयार किया। काव्यात्मक शैली के द्वारा लय और वृद्धि को सम्मिलित किया। कुल मिलाकर यह लोकप्रिय परंपरा लोक और पारंपरिक शिल्प कौशल में सामंजस्य पूर्ण मिश्रण दिखाया गया है। बंसरी या जंगल की देवी नामक एक कलाकृति को मृणालिनी मुखर्जी ने वर्ष 1994 में बनाया। इस मूर्ति की अद्वितीय बनाने वाली यह है कि इसे बनाने वाली मुखर्जी असामान्य सामग्री सुतली के रेशे का उपयोग किया है। वर्ष 1970 के दशक के आरंभ में इस अध्याय के साथ प्रयोग करना शुरू किया गया तथा उनकी निपुणता उन जटिल और पेचीदा आकृतियों में स्पष्ट होती है जिन्हें जूट के रेशे का उपयोग करके बुना और गूंथा है। कई वर्षों तक इन शैली में अनेक कार्यों में ललित कलाओं के बजाय शिल्प मानकर खारिज कर दिया गया। हालांकि इन दिनों में उनके रेशों के उद्देश्यों उनकी कल्पना की मौलिकता साहस
ध्यान आकर्षित करती है। वल्सरी ने मुखर्जी में इस साधारण सामग्री के वास्तविक स्मरणीय रूप में देखा। यदि आप आकृति के शरीर को ध्यानपूर्वक देखें तो आप देख सकते हैं कि इनमें आंतरिक अभिव्यक्ति और उभरे हुए होंठ के साथ उनका चेहरा है। सबसे ऊपरी और शक्तिशाली प्राकृतिक देवत्व की उपस्थिति है। निष्कर्ष रूप में देखें तो आधुनिक भारतीय कला परिवर्तन, उपनिवेशवाद, समकालीन प्रभावों में सक्रिय संबंधों के माध्यम से विकसित हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल जैसे अग्रदूतों ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी इसकी नींव रखी। इसके बाद एम.एफ. हुसैन और के.जी. सुब्रमण्यन जैसे कलाकारों ने विविध माध्यमों के और विषयों की खोज की, जिसमें पश्चिमी आधुनिकता को स्वदेशी परंपराओं के साथ मिलाया गया। 1970 के दशक में सामाजिक टिप्पणी को लेकर 1990 के दशक में नवीन मीडिया को अपनाया गया। नवीन मीडिया को अपनाने तक भारतीय कलाकार लगातार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में प्रतिबिंबित करने के लिए स्वयं ढालते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंजर बैज, अमरनाथ सहगल और जैसे मूर्तिकारों ने श्रम और मनुष्य की तुलना की राम किंजर बैज और अमरनाथ सहगल जैसे मूर्तिकारों श्रम और मनुष्य की दृढ़ता में संबंधित मूर्तियां बनाई। आधुनिक भारतीय कला रचनात्मक और अनुकूलन के लिए आकर्षक कहानी बनी हुई है। आधुनिक भारतीय कला का विकास इसकी जीवंतता और विविधता का प्रमाण है। महत्वपूर्ण शब्दावली आधुनिक भारतीय कला है। यह शब्द 19वीं सदी के उत्तरार्ध में से लेकर वर्तमान भारत में दृश्य कला आधुनिक भारतीय कला 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान तक भारत में दृश्य कला में कलात्मक आंदोलन और विकास को संदर्भित करता है, जिसमें प्रायः पश्चिमी आधुनिकता के साथ स्वदेशी परंपराओं का मिश्रण दिखाई देता है। बंगाल स्कूल 19वीं सदी के अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित यह कला आंदोलन जिसमें भारतीय कला परंपराओं का पुनरुद्धार पर बल दिया गया। समन्वय, विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक तत्वों का सामंजस्यपूर्ण समग्रता पर ध्यान केंद्रित पर सम्मिलित या विलय किया गया। भित्ति चित्र फ्यूरल एक बड़ी कलाकृति या पेंटिंग जिसे आमतौर पर सीधे दीवारों या छत पर कलात्मक या सजावटी उद्देश्यों से बनाई जाती है। तांत्रिक दर्शन दक्षिण एशिया में विकसित आध्यात्मिक प्रथाओं और मान्यताओं का एक समूह जो देवी की पूजा ज्ञान की खोज में से जुड़ा हुआ। समाजवादी कला में समाजवादी साम्यवादी आदर्शों को बढ़ावा देने वाली कलाकृतियाँ जो श्रम, सामाजिक न्याय, श्रमिक संघर्षों के विषयों पर केंद्रित है। रेखी छायाचित्र किसी वस्तु या आकृति के रूपरेखा पर समझोए गए रूपरेखा का सर्वोच्च द्विआयामी प्रदर्शन, जिसका उपयोग कला शैलियों के रूप में किया गया है। हेम्प पौधे के प्राप्त सामग्री जिसका उपयोग वस्त्रों और मूर्ति कला निर्माण में किया जाता है। फाइबर कला यह कला रूप जिसमें प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर जैसी जूट या सुतली का उपयोग मूर्तियों, वस्त्र कला के अन्य रूपों में को बनाने के लिए किया जाता है। समकालीन कला में वर्तमान सांस्कृतिक व सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी प्रभावों को प्रतिबिंबित करती है।